नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र से आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक को काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार इस बार बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को पेश करने जा रही है। क्या मनोहर सरकार का यह बजट उम्मीदों का बजट होगा? हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। चाहे प्रदेश में बढ़ते कर्ज का मुद्दा हो या फिर रोजगार कानून जैसे कई मुद्दे, विपक्ष और सरकार के बीच हमेशा तनातनी देखी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार के बजट को बेहतर बनाने के लिए कई विभागों के साथ प्री बजट बैठक भी कर चुके हैं, जिससे कि इस बार के बजट में कोई कमी न रह जाए। कितना खास रहने वाला है ये बजट और विपक्ष का बजट को लेकर क्या है कहना, वहीं सरकार ने बजट को लेकर क्या तैयारियां की हैं, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुए मंथन के बाद बजट पेश करने की तारीख का ऐलान हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से 2 मार्च से हरियाणा के बजट सत्र का आगाज होगा। 22 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान सरकार प्रदेश के लिए उम्मीदों का बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को पेश करेगी। इस बार खास यह है कि बजट पेश किए जाने के बाद 3 दिन का अवकाश रहेगा। बजट कैसे बेहतर हो, इसके लिए मनोहर सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा क्षेत्र और पंचायत जैसे विभागों को साधने की कोशिश की है। साथ ही कई बार प्री बजट बैठक कर मंथन भी किया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की खाद की समस्या, महंगाई, बढ़ता कर्ज, विकास शुल्क, रोजगार गारंटी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। उधर बेरोजगारी भी प्रदेश में हावी है। हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी में दिसंबर 2021 में टॉप पर पहुंच गया है। बेरोजगारी दर बढ़कर 7.91% हो गई है, जो पहले 7% हुआ करती थी। ये बेरोजगारी दर अब तक की सबसे सर्वाधिक है। कुल मिलाकर महिला दिवस पर पेश किए जाने वाले बजट को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिलाओं को लेकर भी बड़ी सौगात दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 8 मार्च को पेश किया जाने वाला बजट व्यापारियों से लेकर आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो सवाल आपका में आज बात करेंगे कि आखिरकार कितना खास रहने वाला है ये बजट। हरियाणा सरकार 8 मार्च को बजट पेश करने जा रही है। क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक नजर अहम सवालों पर डालते हैं। बजट में किन मुद्दों पर रहेगा जोर, यानी कि किन किन सेक्टर्स को साधने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है? आम आदमी को कितनी राहत देगा ये बजट? इसके अलावा क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा मनोहर बजट? ये तमाम अहम सवाल टेलीविजन सेट्स पर हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के वार को बजट करेगा दरकिनार। पिछले 7 साल का जो लेखा जोखा होगा उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां? सवाल आपका में फोन नंबर सबने ओपन किए हुए हैं। आप सीधे नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और प्रदेश सरकार के बजट कितना बेहतर होगा और इस बार क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं, उस पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो सवाल आपका में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो बजट पेश होने जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से 8 मार्च को, वो कितना खास होगा। किन किन मुद्दों को सरकार ने साधने की कोशिश की है। हालांकि मंथन कई बार किया गया, कई विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो या फिर पंचायती विभाग हो। इस बार के बजट में क्या कुछ अहम रहने वाला है, इसी को लेकर चलिए शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ तो पैनलिस्ट मौजूद है। प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। केवल ढींगरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर आकर समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी आपसे। सरकार बजट पेश करने जा रही है 8 मार्च को, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, अगर कोई बजट में अच्छी बात होगी तो उसको अच्छा माना जाएगा। अगर उसके अंदर आप किस तरीके से ये बजट लाएंगे, क्या उसमें प्रावधान करेंगे, क्या आम आदमी को फायदा देंगे, इसका
मूल्यांकन देखना होगा। लेकिन अभी तक जो इस सरकार के 8 साल रहे, इसके अंदर कोई भी अच्छा काम समझ नहीं आया। जिस तरह से प्रदेश जो है हमेशा लुटता रहा, किस तरीके से आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जो धांधली है वो कितनी बढ़ गई है। जितनी आज हम अगर पूरा मूल्यांकन करें तो आप ये देखेंगे कि 2016 से लेके और आज तक लगातार ये स्टेट जो है क्राइम में नंबर 1 हो रही है और बेरोजगारी में नंबर 1 हो रही है और बहुत भी बुरी दयनीय हालात है। और जिस तरह से जो भी विपक्ष सवाल भी उठाता है तो ये बच के भागने का काम करते हैं सत्ता पक्ष जो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये कहा कि सरकार ने हालत खस्ता कर दी है प्रदेश की, और कई तरीके से बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है। प्रवीण अत्र जी, इट्स अप टू यू, सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है? विपक्ष लगातार घेर रहा है। हमने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देखा, कई बार उन्होंने मंच से सरकार पर सवाल खड़े किए, चाहे विकास शुल्क को लेकर हो, डेवलपमेंट फेयर को लेकर हो, या फिर सरकार के तमाम कामकाजों को लेकर हो। आखिरकार क्यों विपक्ष लामबंद होता है सरकार की तरफ से? आपकी राय? देखिए ऐसा सौरभ जी, जहां तक विपक्ष की बात है, विशेष तौर पे जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आलोचना करते हैं लेकिन तथ्य रही एक झूठ को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपने भी जिक्र किया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, हम आंकड़ों के हिसाब से बात कर लेते हैं। हुड्डा साहब 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब जब तक मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश की जीडीपी लगभग 4.25 लाख करोड़ थी। आज प्रदेश की जीडी डबल हो चुकी है। पहला विषय देखिए, किसी प्रदेश की जीडीपी डबल कब होगी? जब प्रदेश के संसाधनों का उपयोग प्रदेश के हक के लिए होगा, प्रदेश के खजाने के लिए होगा। हुड्डा साहब के सरकार में होता यह था कि आज जो प्रदेश के संसाधन थे उसको नेता लोग अपनी जेब में डाल लेते थे, इसलिए कभी प्रदेश की जीडीपी नहीं बढ़ी। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,26,000 करोड़ रुपए थी। आज प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,37,000 करोड़ रुपए। अब ये जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी, स्वाभाविक है सरकार ने संसाधनों का उपयोग जनता के हित में करना शुरू किया, जनता को काम मिला तो तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इन विषयों पे तो हुड्डा साहब बात नहीं करते। दूसरा विषय कहते हैं जी बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए मेरा एक ऐतराज आपसे भी है सौरभ जी, आपके प्रोग्राम में जो आपके प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, जब वो बेरोजगारी या रोजगार का जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी सीएमआई की रिपोर्ट का जिक्र किया। मेरा एक निवेदन है आपसे, देखिए जब भी हम इस तरह के विषय पे चर्चा करें तो हमें एनएसएसओ की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहिए, हमें हरियाणा की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहिए। एक ऐसी संस्था जो प्राइवेट है, जिसके मालिक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अगर हम उस प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ अन्याय होगा। मेरा एक निवेदन है, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस बेरोजगारी के बाद। पिछले विधानसभा सत्र के अंदर स्वयं हुड्डा साहब जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को पढ़ते हुए हुड्डा साहब ने अपने शब्दों में कहा कि हरियाणा के अंदर लगभग 8 लाख युवा बेरोजगार है, मतलब 6% बेरोजगारी। ये हुड्डा साहब पढ़ रहे थे रिपोर्ट, मैं नहीं पढ़ रहा था। अब जो वो 8 लाख युवा भी है सौरभ जी, उनमें भी बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो युवा पहले कोई नौकरी कर रहा है लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो अच्छी नौकरी चाहता है तो वो अप्लाई करता है उस नौकरी के लिए। जब सर्वे होता है तो जो भी एप्लीकेंट होता है उसका नाम उसके अंदर आता है। तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि झूठ के व्यय को मुद्दा ना कांग्रेस बनाए तो बेहतर है, तथ्यों पे बात करें। अब विषय आ जाता है जो आपने बजट में बात की थी। देखिए मनोहर जी ने लगातार ये तीसरा बजट पेश करेंगे, मनोहर जी बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने एक रिवायत शुरू की। उन्होंने रिवायत ये शुरू की कि जब भी बजट पेश सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, प्रवीण जी यहाँ पर क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप हैं, सिरसा से जुड़ गए हैं, वो अपनी राय कुछ देना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुलदीप स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ जी मनोहर सरकार से। मैं बीपीएल परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। तो सर वो हमारा दोनों भाइयों को मान लो जी, अभी लॉकडाउन में कोरोना हो गया था जी, और खट्टर सरकार कह रही है बीपीएल परिवार को आर्थिक सहायता के लिए 5-5 हजार रुपए देते हैं, लेकिन हमें तो कोई सहायता नहीं मिली है। दोनों भाइयों को मान लो जी कोरोना हो गया था, अभी 20 दिन पहले मुझे हुआ था, उससे पहले भाई को हुआ था, तो वो हमें तो सहायता मिली नहीं जी कुछ। ठीक है, इस पर मैं जवाब प्रवीण अत्र जी से ही ले लेता हूं, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात प्रवीण अत्र जी कर रहे हैं। सर क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। लगातार आखिर वो जो
लाभ की बात है वो क्यों नहीं लोगों को मिल रही है? बीपीएल के रहने वाले लोग हैं और सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो लोगों की तकलीफें क्यों आ रही है निकल कर? देखिए, ऐसा है, जिस योजना का जिक्र अभी जो आपके दर्शक है उन्होंने किया, जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त सरकार ने घोषणा की, एक तो मुफ्त राशन देने की बात थी, एक अगर कोई बीपीएल परिवार में कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसको 5,000 रुपए की सहायता देने की बात की। अब जो दर्शक है वो शायद, क्योंकि जब ये घोषणा हुई थी, पहले नवंबर तक घोषणा थी, फिर उसको एक्सटेंड किया था, तो पिछले नवंबर में ये योजना खत्म हो चुकी। ये योजना उसी पीरियड के लिए थी, लगभग 1.5 साल ये योजना चली। तो केवल मेरा इतना कहना है कि उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है और आप उसके लिए पात्र है तो आप अपने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक बार एज ए एप्लीकेंट वहां पे अपनी बात को पहुंचाए। लेकिन योजना नवंबर में खत्म हो गई थी, जिसका दर्शक यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, योजना खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रवीण जी ये मानते हैं कि अगर योजना खत्म हो गई थी तो सरकार का भी कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेप बनता है इनिशिएटिव लेने का कि उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी सौरभ जी। देखिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको भी याद होगा अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना का जिक्र किया गया था, जो हरियाणा सरकार ने 1 लाख परिवार उनको उनके उत्थान के लिए कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो उसके लिए सरकार ने योजना शुरू की, उनको काम मिले, उनको रोजगार मिले और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसमें बाकायदा पेंशन वाला जो पक्ष था, बाकायदा सरकार ने 23,000 ऐसे लोग जो 1,80,000 रुपए से कम आमदन वाले थे, लेकिन उन्होंने किसी भी कारणवश अपनी पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन एप्लीकेंट सरकार की इस योजना की वजह से जब डाटा के अंदर उनका नाम आया तो सरकार ने उनकी पेंशन लगाने का काम किया। देखिए, इस सरकार का उद्देश्य केवल एक है कि जो लोग योजनाओं के हकदार हैं उन तक वो योजना पहुंचे। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। आपको याद होगा जब मनोहर सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त बुढ़ापा पेंशन जो है उस पेंशन के विषय में एक ऐसा जानकारी सामने आई कि जो 3,75,000 ऐसी पेंशन थी जो लोग इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी पेंशन जा रही थी। किन लोगों की जेब में जा रही थी आप समझ सकते हैं। सरकार ने जब उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसका ऑडिट करना शुरू किया, तो पता लगा 3,75,000 रुपए, 3,75,000 की संख्या में पेंशन जो है कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, स्वार्थ प्रवीण जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूँ। कई आपने मुद्दों का जिक्र किया, सरकार के डेवलपमेंट का जिक्र किया, एज अ प्रवक्ता, एज अ स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, ये लाजमी है कि आप सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने किसानों को डीएपी से जूझते हुए देखा, हरियाणा के अंदर वो भी देखा हमने, किसानों को अपनी मांगों को लेकर लड़ते हुए देखा सरकार से, वो तमाम बातें देखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खामियां रह गई। सरकार कहती है, प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि डीएपी मौजूद है और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो ये तो सवाल लाजमी है। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के, अगर आपको लगता है मैं जवाब देता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे जवाब लूंगा सर, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं केवल जी, उनसे भी जवाब लूंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, कॉलर जुड़ गए, मास्टर आर.के. कालिया साहब हैं अम्बाला से। कालिया साहब, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, बात ये है कि हमारे वफा साहब शहर हुए, उनका एक शेर है छोटा सा, वो मैं बताना चाहूंगा दोनों भाइयों के लिए। आम आदमी की बात कहूंगा, आम आदमी की, जो वीआईपी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बात नहीं मैं करूंगा, आम और शहरी की बात करना चाहूंगा जी। उम्मीदें वफा वफा बुतों से, उम्मीदें वफा वफा बुतों से, ए मर्दे खुदा 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 कर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, फिर भी हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी, सरकार से उम्मीद करेंगे और किससे करेंगे। और जो दोनों भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा इनको, कर्मचारियों का भाजपा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मेरा भाई, ये मेरा अत्रे साहब, बुरा ना माने मेरी बात का, हम रिटायर्ड हैं, हेडमास्टर रिटायर्ड है, हमें पता है जी। हमारी पैसे बंद कर दी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने और माननीय चौहान साहब ने, जहाँ हमारे वो सीएम थे, हमें सारा पता रिकॉर्ड का। कम से कम कर्मचारियों के बारे में सोचे, कर्मचारियों में बहुत रोष है, मेरे भाई को पता होना चाहिए। और ये कम से कम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जैसे कि गहलोत साहब ने की है, उसका प्रावधान रखे कोई बजट में। बिल्कुल। बाकी तो महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, वो एक अलग इशू है। और मेरे भाई साहब अभी बात कर रहे थे, उनको राशन क्यों दिया गया? वो गरीब हुए, बेरोजगारी तभी तो राशन दिया उनको, और राशन क्यों लेगा वो भिखारी तो है नहीं जी। ये दर्शाता है ये कि जो है महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी, तभी उनको राशन मिला, मुफ्त राशन। हम बिल्कुल, कहीं ना कहीं आ रहा हूँ मैं आपके पास अत्रे साहब। ठीक है कालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अत्रे साहब, लोगों में नाराजगी है सरकार को लेकर, क्योंकि आमजन होता है, जो आमजन होता है सड़क पर आकर
दो चार होना पड़ता है उसको, उसकी तकलीफ आप समझेंगे एज अ स्पोक्स पर्सन पार्टी के? जी देखिए, ऐसा है सौरभ, जहां तक महंगाई का जिक्र है, इस बात को हम सब जानते हैं कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में आई, जिस तरह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, उसका प्रभाव अकेले हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हर अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। और सप्लाई चेन इफेक्ट होने का प्रभाव ये हुआ कि जो महंगाई का जिक्र बार बार हो रहा है वो हमें हालात देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज वही आ जाती है कि जब हमें चीजों को तुलना जरूर करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आज WPI जो है वो कितने प्रतिशत है और 2011-12 में कितना था, आज जो है CPI कितने प्रतिशत है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और 2011-12 में कितना था। जब इस तुलना को करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ऐसे विषम हालात में भी जब पूरे विश्व के अंदर इस महामारी ने अपना प्रभाव छोड़ा, जब सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, उसके बावजूद सरकार की कोशिशों का नतीजा ये रहा कि आज भी हमारा WPI 5.6% है। 2011-12 का चेक तो कीजिए एक बार। मेरा केवल इतना कहना है, जब इस तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं तो सरकार की कोशिश रहती है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको विषम हालात से जूझना ना पड़े, और उसके लिए सरकार अब प्रभावी योजनाएं शुरू करती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। अब यूक्रेन और अत्रे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत से सवाल आपसे भी करने हैं और आपने जो कई बातें कही हैं उसमें भी मुझे कई आपसे काउंटर्स करने हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब भी हैं, मैं केवल ढींगरा साहब के पास जाऊं उससे पहले लज्जराम हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसा है, इतनी ज्यादा बड़ी उम्मीद तो नहीं है कि बीजेपी हमको कोई आम राहत देने वाली है बजट में। मैं एक चैनल पे खबर सुन रहा था अभी न्यूज 24 पे, वो ये कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद 15 से 20 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं। प्रवीण भाई क्या बोलना चाहते हैं इससे पहले बताइए। देखिए, दूसरी बात ये कि महंगाई कम करने के लिए क्या रोड मैप है वो बताइए। ठीक है, तीसरी बात ये है कि दलहन और तिलहन पे क्या सरकार अपने नियंत्रण में लेगी या किसी बनिए व्यापारियों के नियंत्रण में चलता रहेगा? धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है, इन तमाम सवालों के मैं अत्रे साहब से जवाब लूंगा। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। केवल साहब, सरकार पूरी तरह से तैयार है, प्री बजट बैठक भी कई बार सरकार कर चुकी है तमाम विभागों के साथ, और जो मुद्दे आप जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान कर रहे हैं वो शायद इस बार सरकार आपको उन मुद्दों को घेरने के लिए वो मुद्दे ना छोड़े। देखिए, ऐसा है, सरकार को जिन मुद्दों पे कांग्रेस घेरने की बात कर रही है वो मुद्दे वाजिब हैं। जैसे डोमिसाइल का मामला है, 15 साल से 5 साल कर दिया इन्होंने। आपको बताऊं, और भी कई तारीख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कर रहे थे। आज हमारे स्टेट के अंदर करीबन 37 पेपर लीक हो चुके, भर्ती हो नहीं पा रही है। अभी ये बात कर रहे थे कि हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन काम तो नहीं हो पा रहा। धरातल पे ऊपर 37 पेपर लीक हो गए और भर्तियां नहीं हो पा रही। और जो HPS ऑफिसर है, जो अनिल नागर थे, जो HPSC के सेक्रेटरी थे, वो पैसे लेते हुए पकड़े गए ऑफिस के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आपको बताऊं, कोई भी अधिकारी ऐसे ही पैसे नहीं ले सकता जब तक उसको ऊपर से श्रेय ना हो, और अधिकारी कोई भर्ती नहीं कर सकता जब से ऊपर से कोई उसका ऑर्डर के HPSC मेंबर या HPSC चेयरमैन की उसमें सम्मिलितता ना हो। ये सारी चीज एक जांच का विषय है, और उसके मामले में हमने कई बार कहा कि जुडिशियल जांच बिठाई जाए, जो कि नहीं बिठाई गई। आज भी आपको बता रहा हूं मैं, जो लोगों की दिक्कत है उस लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ इधर उधर की आंकड़े देके, इधर उधर की बातें करके अतरे जी अपना टाइम पास कर रहे हैं और निकल के चलते बनेंगे। ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, आपको ये क्विक रिएक्शन प्रवीण अत्रे, क्विक रिएक्शन केवल ढींगरा जी। देखिए, ऐसा है सौरभ, इन्होंने जिक्र किया यहाँ पे HPSC के विषय का, इनको एक बार चुप करा लीजिए, जनता को समझ में आएगा। ढींगरा साहब एक सेकंड, ढींगरा साहब आपके सवाल का जवाब मैं ले रहा हूँ। जी देखिए, ऐसा है सौरभ, इन्होंने जिक्र किया यहाँ पे HPSC के विषय का, और इनका कहना ये है कि कोई अधिकारी तब तक पैसे नहीं लेता जब तक उसको ऊपर से शय प्राप्त न हो। अब मेरा सवाल इनसे ही है, मैं अपनी बात का जवाब तो दूंगा ही दूंगा। जिस वक्त कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बने रहते हुए स्वयं वो कैप्टन अजय यादव मंत्री थे, जब उन्होंने, अरे देखिए आप ये बीच में बोलेंगे, ढींगरा साहब एक बार बात कर लीजिए, अरे जवाब ले लीजिए। आपने आरोप लगाया ढींगरा साहब, तो एक बार जवाब भी ले लीजिए। आरोप आपने लगाया तो एक बार जवाब भी ले लीजिए। ढींगरा साहब एक सेकंड, थोड़ा संयम बरतिए। स्पोक्स पर्सन एज ए कांग्रेस के आप स्पोक्स पर्सन है, थोड़ा संयम बरतिए। आपने सवाल पूछा है, आपने आरोप लगाया है, तो सरकार के जो प्रवक्ता है
उनसे जवाब तो सौरभ, ले ऐसा है। लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। जी सौरभ, देखिए ऐसा है, कैप्टन अजय यादव ने पटवारियों की नौकरी में धांधली का आरोप लगाया था। खुद वो मंत्री थे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। तो ढींगरा साहब के लॉजिक के हिसाब से तो इसका मतलब हुड्डा साहब का हाथ रहा होगा तभी धांधली हुई होगी। लेकिन अब आ जाती है, देखिए ये कहते हैं अनिल नागर, अरे अनिल नागर को पकड़ा किसने? अनिल नागर को पैसे लेते इसी सरकार ने पकड़ा, इसी सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अत्रे साहब ठीक है, अत्रे साहब मेरा एक सवाल आपसे सीधा है। आपने जीडीपी की बात की, डबल हो गई है, आपने डेवलपमेंट की बात की, बहुत अच्छा हो रहा है, आपने आंकड़े भी गिनाए, कई आंकड़े, ठीक है, आपने सरकार का पक्ष रखा, अच्छी बात है। एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सरकार का पक्ष रखें पॉजिटिवली, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आम नागरिक की तकलीफ भी आप समझें, ये भी आपसे उम्मीद की जाती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उन्होंने 2014 में प्रदेश पर उन्होंने अपनी सरकार का जिक्र किया, उन्होंने अपने डेवलपमेंट गिनाए, उन्होंने बोला कि 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज था जो अब मौजूदा समय में प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का कोई विजन ही नहीं है, विदाउट विजन सरकार काम कर रही। आखिर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कुछ तो फैक्ट्स होंगे ना। देखिए सौरभ, ऐसा है, पहले तो हुड्डा साहब इस बात के लिए झूठ बोलते हैं कि 2014 में 61,000 करोड़ रुपए था। हुड्डा साहब से ये पूछना था कि जो 27,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों का कर्ज था, वो कर्ज भी तो सरकार का था। अरे हुड्डा साहब उसको बीच में क्यों नहीं गिनते? देखिए पहला झूठ तो यहाँ है। अब दूसरी बात, हुड्डा साहब कहते हैं कि जी हमारे कार्यकाल में लगभग 92,000, मतलब उनको सारे कर्ज को जोड़ ले तो लगभग 92,000 करोड़ रुपए बनता है। अब ये कहते हैं कि साहब आपके समय के अंदर ये कर्ज जो है 1,90,000 करोड़ रुपए के करीब हो गया। सौरभ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, जब आप कोई भी काम करते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी उसका काम बढ़ता है। आज हमारी जीडीपी अगर 8 लाख करोड़ रुपए हुई है, 3.25 लाख करोड़ से बढ़ के वो कैसे हुई है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये तो इकोनॉमिक का बेसिक फंडा है, अर्थशास्त्र का बेसिक नियम है कि आपकी जीडीपी बढ़ गई, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो निवेश किया, मूलभूत सुविधाओं में जो निवेश किया। अगर आप पिछले बजट को देखिए, एक छोटा उदाहरण और ठीक है। केवल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रवीण साहब एक सेकंड आपको रोकूंगा। विनय पंचकुला से हैं, आपने तमाम फैक्ट्स जो बात कही है उसका रिएक्शन मैं केवल साहब से लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, विनय है हमारे साथ पंचकुला से। विनय, स्वागत है, अपना सवाल करिए। आवाज मिल रही है विनय आपको? जी सर सर हाँ, सवाल करिए। सर मेरा सवाल यह है, जैसे कि श्रीमान जी अभी बता रहे थे कि परिवार पहचान पत्र जो सरकार की चलिए, तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। केवल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, इट्स अप टू यू। देखिए मैं ये कह रहा था 61,000 करोड़ कर्ज था जिस समय हमारी सरकार गई। फिर झूठ बोल रहे हैं, बिजली कंपनियों का कर्ज कहाँ चला गया भाई? ये अपने आंकड़े पेश करें कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। हमारे टाइम के अंदर कई यूनिवर्सिटियां बनी, कॉलेजेस बने, सड़कें बनी, बिजली के प्लांट लगे, केएमपी केजीबी बना। इन्होंने कौन सा काम किया जो ये बताएं कि इन्होंने क्या काम किया? यही तो केवल साहब, यही तो भूपेंद्र हुड्डा भी तो यही आरोप लगा रहे हैं, पूर्व सीएम भी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि कोई रेल लाइन नहीं बिछी 7 सालों में, बिजली का कोई नया कारखाना नहीं आया। और प्रवीण साहब ये कह रहे हैं कि बिजली के कर्जे थे, अब कारखाना सरकार ने नहीं लगाया तो कर्जे कैसे? ठीक है, लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेता हूँ। प्रवीण साहब क्विक में दीजिएगा, समय बहुत कम है, और आप ये बताइएगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास लेके आ रहे हैं आम लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए, क्या कुछ खास रहने वाला है? सौरभ, मैं जैसे पहले बताने लगा था कि जिस तरह से पिछला बजट जो है, जिसके अंदर हमारा फोकस स्वास्थ्य के ऊपर था, कृषि के ऊपर था और शिक्षा के ऊपर था, इस बजट के अंदर भी आप देखेंगे चाहे कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बुनियादी सुविधाएं, उसके ऊपर बजट का फोकस रहने वाला। लेकिन एक बात और कह दूं, एक झूठ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, इन्होंने कहा हमने केएमपी बनाया। साहब केएमपी तो 10 साल आपने बनने ही नहीं दिया। 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने 2700 करोड़ रुपए में पहुंचा दिया और फिर भी नहीं बनने दिया आपने, क्योंकि हुड्डा साहब के अपने। ठीक है प्रवीण साहब, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। इतना झूठ तो ना बोलो केवल जी, हमारी सरकार में आके बनाया प्रवीण जी, एक लास्ट कमेंट देना चाहूंगा आपसे। मैथमेटिकल फिगर्स, मैथमेटिकल आंकड़े हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन जनता नहीं समझती है। जनता को मूलभूत जरूरतें होती हैं, वो पूरी करनी होती है सरकार को। ऐसे में इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाएं आम जनता से लेकर व्यापारी और सामान्य वर्ग के अगर लिहाज से पहले तो मैं सौरभ इसी बात को कंक्लूड कर देता हूं। हाँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब पहला बजट पेश किया था, उन्होंने एक रिवायत शुरू की थी कि लोगों से उनके ओपिनियन लेना, चाहे वो सरकारी विभाग है, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो आम जनता है। इस बजट के लिए भी लगभग 450 लोगों से उन्होंने उनके ओपिनियन लिए। लेकिन एक और नया जो रिवायत शुरू किया, बहुत कम है मेरे पास, समझ चाहूंगा बहुत शॉर्ट में आप कर दीजिए क्लोज इसको।
बजट पेश होगा 8 तारीख को, उसके बाद भी 3 दिन रखे हैं रीअसेसमेंट पीरियड के लिए कि जितने विधायक हरियाणा के हैं वो बजट पे आपस में मंत्रणा करके अगर उनका कोई सुझाव होगा तो वो लिखित में सुझाव देंगे। अगर वो सुझाव बजट के अंदर कोई परिवर्तन करने के काबिल होगा तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हो रहा है, ये बताना चाहता हूं सौरभ जी। बहुत लंबा सत्र भी चल रहा है इस बार, पहली बार उम्मीद यही करेंगे कि कुछ अच्छा हो और हरियाणा के लोगों को उसका फायदा मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे, केवल डिंगरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल आपका, मैं आज हम बात कर रहे थे हरियाणा के बजट सत्र को लेकर और 8 तारीख को 8 मार्च को बजट पेश करेगी सरकार। कितना खरा उतरेगा ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर, यह देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।